So hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So today we would be covering judicial and administrative framework. That is the very first chapter of the topic drafting and pleadings. DPA का अपना पहला chapter है ये, and this comes in the exam for average 5 to 10 marks. But let me just tell you कि mostly from past attempts it has been asked like 5 marks तो पक्का है कि इस chapter से आना ही आना है. There can be 2 questions, so it can be consist of like 10 marks. Alright, so before today we proceed further, I would like to speak to you guys about something that the channel, the motto behind this channel is just that I want to spread as much as knowledge I can, and the other motto is to be specific, to to the point. I do not there you must have seen there are teachers or there are other people as well who try to khijify things, but the motto for you guys is to study from this video for exam point of view. You can also refer this video because it would be to the point. Okay, let's get started. चलो देखते हैं क्या है. ऑलराइट, तो यहाँ पर दिया है कि ये चैप्टर क्यों बनाए, तो ये सारे दिए ये चीज़ें यहाँ पर कि क्यों बनाए ये चैप्टर. एंड देन वी गेट कि इसमें आने वाला क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ ट्राइब्यूनल, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, ये वो. इफ़ यू सी ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस बिकॉज ये एग्जी का थोड़ा बहुत पार्ट खींच लेता है जूरिस्प्रूडेंस का. हाउएवर दिस वन, लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आया है, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो देखते हैं. तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, नेसेसिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. सबसे पहले क्या पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जब हम पूरा एक बंच ऑफ टॉपिक खत्म करेंगे तो आपको खुद समझ जाएगा लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट फर्दर. नेसेसिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या होता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट सप्लाई द नेसेसरी क्वांटिटी एंड क्वालिटी लेजिस्लेशन फॉर इफेक्टिवली रनिंग द कंट्री. So some of the limitations of the law making role of the parliament are. So if you see the necessity and constitutionality, ये क्वेश्चन ही तब अराइज होगा ना जब पार्लियामेंट वो काम करने में सक्षम नहीं है. जब पार्लियामेंट वो काम करने में सक्षम नहीं है तभी तो हमको समझ में आएगा कि नेसेसिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहिए अपने को. बेसिकली देखो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, that parliament cannot supply the necessary quantity and quality legislation for effectively running the country. Therefore there are some limitations of the law making role of the parliament are. So parliament sits for a limited period. If you see तो parliament लोकसभा राज्यसभा कुछ टाइम छुट्टी पे होती है, तो it says that it is that parliament sits for a limited period, whereas the complexity of modern administration requires speedy and appropriate action. Parliament cannot act quickly because of its political nature and time required by to enact the law. Can we understand one thing by this, that parliament sits in the limited period of time in the assembly, whereas जो कॉम्प्लेक्सिटी है आज के लॉ में, हर एक लॉ में एक ना एक कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है, वो तो लिमिटेड नहीं रहने वाली, राइट. तो however we need speedy and appropriate action to the complexities, and therefore constitutionality of administration ज़रूरी है. देखो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, the bulk of the business of the parliament has increased. Of course there are so many laws, let's say GST law, ये law वो law. तो जो रूल जो लॉ बनाती है, जो पार्लियामेंट होती है, जो रूल बनाते हैं, उनका काम ही है रूल बनाना और इम्प्लीमेंट कराना काम किसी और का है. लेकिन जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जो लॉ मेकिंग, रूल मेकिंग, रेगुलेशंस मेकिंग अथॉरिटी है, तो लेट्स से पार्लियामेंट के पास बहुत सारा काम है, लॉ बनाना है, ये करना है, वो करना है. बल्क ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि हर एक सिचुएशन के हिसाब से लॉ भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं. द पार्लियामेंट कैन नॉट प्रोवाइड द सोसाइटी विद द रिक्विसाइड लेजिस्लेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. उतना टाइम पार्लियामेंट के पास भी नहीं है कि अगर 100 घंटे का काम 24 घंटे में पार्लियामेंट भी नहीं कर सकते. सिंपल. मोस्ट ऑफ द टाइम devoted to political matters. Okay, matters of policy and particularly foreign affairs. ठीक है, समझ आ रहा है. थर्ड वाला पॉइंट बोल रहा है, certain matters covered by delegated legislation are of technical nature. मतलब हम जो डेलीगेटेड कर रहे हैं, हम जो अपना काम, जो पार्लियामेंट जो अपना काम डेलीगेट कर रही है दूसरी अथॉरिटी को, तो वो टेक्निकल नेचर के भी हो सकते हैं जिसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो भी एक रीज़न है.
which require handling by the expert. In such cases, it is inevitable that powers to deal with such matters is given to the appropriate administration agencies. ठीक है, मतलब लेट्स से कि कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई टेक्निकल कोई नेचर है लेगिस्लेशन का, लॉ का, तो उसको बनाने के लिए हमको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स चाहिए, तो उसके लिए भी हमको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या फिर फॉर्म करना पड़ेगा किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का. देन पार्लियामेंट, देखो क्या बोल रहा है, वेरियस स्टैट्यूट्स कंटेन अ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज. वेरियस स्टैट्यूट्स कंटेन अ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज. रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज क्या होता है कि किधर दो पहले पढ़ लेते हैं. वेरियस स्टैट्यूट्स मतलब जो स्टैट्यूट होता है, अपना लॉ होता है, कंटेन्स रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज एम्पावरिंग. इफ़ यू हैव सीन ज्यूरिस्प्रूडेंस में अपने को एक था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट एक था वो कि अगर आपका लॉ, आपने जो लॉ बनाया है वो मतलब इनकंसिस्टेंट है एक्ट के साथ, तो उतना पोर्शन हम काट के निकाल देंगे. तो दैट्स व्हाट इट सेज, दैट वेरियस स्टैट्यूट्स कंटेन्स अ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, जो डिफिकल्टी पैदा कर रहा है, एम्पावरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव सच डिफिकल्टीज बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन. दीज क्लॉजेज आर ऑलवेज thus very wide powers are given to the administration. Okay. The practice of delegated legislation introduces flexibility in the law. The rules and regulation, if found to be defective, can be modified quickly. Okay. Then it says the practice of delegated legislation was considered to promote centralization. It was believed that law making by administration would lead to increased governmental interference in the individual activity. कैन आई जस्ट टेल यू वन थिंग फ्रॉम द होल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही इसलिए बनाया है, ये क्वेश्चन एक लिमिटेशन है पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट नहीं कर पा रही है, जिसके लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो कौन देगा, वो अपने को डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव जो रहेगा वो करेगा अपना काम. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू कैन नॉट राइट द थिंग दैट इज बीन आस्क्ड टू यू. तो सबसे पहले क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, दैट पार्लियामेंट की जो है कैन नॉट सप्लाई द नेसेसरी क्वांटिटी एंड क्वालिटी लेजिस्लेशन फॉर इफेक्टिवली रनिंग द कंट्री. तो लिमिटेशंस क्या है पार्लियामेंट की, कि वो लिमिटेड टाइम के लिए बैठती है, वेरेज जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मॉडर्न टर्म के हिसाब से स्पीडी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन रिक्वायर की ज़रूरत मांगता है. पार्लियामेंट कैन नॉट एक्ट क्विकली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नेचर. ठीक है. सेकेंड बोला कि पार्लियामेंट का जो बल्क ऑफ बिजनेस है बहुत बढ़ गया है. द पार्लियामेंट कैन नॉट प्रोवाइड द सोसाइटी विद रिक्विजिट लेक ऑफ टाइम है पार्लियामेंट के पास, मोस्ट ऑफ द टाइम तो पॉलिटिकल के इसमें रहती है. सर्टेन मैटर्स कवर्ड बाय डेलीगेट, मतलब टेक्निकल नेचर है, तो उसके लिए भी अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी. देन इट सेज रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज भी होता है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, तो हम डिफिकल्टी वाला क्लॉज के हिसाब से हम जो इनकंसिस्टेंट रहेगा उसको निकाल देंगे. द प्रैक्टिस ऑफ डेलीगेटेड, कैन आई से वन थिंग, की फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉ आ रहा है, जहाँ पे साल में अगर 10 या 15 चीज़ों के ऊपर लॉ बनते थे, तो आज कहीं ना कहीं 200 चीज़ों के ऊपर भी लॉ बन सकते हैं, बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड delegated legislation to promote centralization. I hope it is understandable right now. Now we did necessity and constitutionality. Constitutionality होती क्या है? Let's see. अच्छा, दिस क्वेश्चन ना, ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाला, एंड यू कैन जस्ट मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट एज मच यू कैन, बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लर्न करने में टफ भी जाएगा, बट आई होप विथ माई एक्सप्लेनेशन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. देखते क्या बोल रहे हैं. सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, Under the Constitutions of India, Article 245 and 246 provide the legislative powers. मतलब जो Article 245 है वो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, और Article 246 है वो स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे रहा है. तो समझा कि पावर्स ऑफ, व्हेन वी टॉक अबाउट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो हम लोग को आर्टिकल 245 के पास जाना पड़ेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देन वी हैव टू गो टू आर्टिकल 246 टू सी द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. The powers of legislature to, मतलब कि power of legislature to delegates its legislative power is not prohibited in the constitution. हमारा जो constitution है, हमारा जो इंडिया का संविधान है, वो बोल रहा है दैट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर की जो रूल बनाने वाली अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर सकती है अपना रूल बनाने का अथॉरिटी, एंड ये प्रोहिबिटेड नहीं है. आई एम रिपीटिंग अगेन, एज पर अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेचर का बेसिकली एक पावर है एज पर 245 246.
कि जो लेजिस्लेचर है, जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है, वो डेलीगेट कर सकती है अपना काम दूसरी बॉडी को, एंड इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, दे कैन डू इट. आई होप it is understandable. Then it says there are number of judicial pronouncement by the court where they have justified delegated legislation. तो कोर्ट ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जस्टिफाई किया है, तो वी कैन से दैट there are number of judicial pronouncement by the court. नाउ ये जो पिंक में मार्किंग की है, ये केस का नाम है. ये एटलीस्ट 4 केस है ये पेज पे, और ये लर्न करना पड़ेगा. ये लर्न ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, कैसे भी लर्न करो. चलो. सो अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो कृष्णा अय्यर जो था उसने ऑब्जर्व किया इन केस ऑफ अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अरविंदर सिंह वर्सेस state of Punjab, that complexities of modern administrations are so intricate and brittle, and need for flexibility that our legislative power becomes a compulsive necessity for viability. इसका मतलब क्या? आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, मैं पूरा पढ़ के बताती हूँ आपको. मिस्टर कृष्णा ये जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया इन केस ऑफ अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब दैट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशंस आर सो बैफिंगली इंट्रिकेट एंड ब्रिसल विद डिटेल्स, अर्जेंसीज, डिफिकल्टीज, एंड हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. सो अवर मैसिव लेजिस्लेचर मे नॉट गेट ऑफ टू स्टार्ट इफ दे मस्ट डायरेक्टली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली हैंडल लेजिस्लेटिव बिजनेस इन देयर. अच्छा, ये मैंने जानबूझ के अनमार्क किया था बिकॉज ना तो ये पढ़ने में ईजी है, ना ही हम कुछ एग्जाम के टाइम पे इसको लर्न करके रट्टाफाई करके लिख नहीं सकते. मैं आपको इस पैरा का मतलब समझाती हूँ. कृष्णा अय्यर ने ऑब्जर्व किया कि जो मॉडर्न टर्म है, मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इंट्रिकेट एंड ब्रिसल है, एंड नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. वी कैन नॉट स्टिक ऑन वन sticked parameter. So we need complexities, we need flexibility, and then it says that delegation of some part of legislative power becomes a compulsive necessity for viability. मतलब कि कुछ जगह पे इफ़ यू सी, तो ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर है इसको हम लोग ने कंपलसरी नेचर के फॉर्म में देख लिया है. चलो, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है. देर आर रिस्क इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन एंड ओवरबर्डन लेजिस्लेचर ऑफ वन कंट्रोल्ड बाय अ पावरफुल एग्जीक्यूटिव में अनड्यूली ओवरस्टॉप द लिमिट्स ऑफ द डेलीगेशन. इट में क्या बोलिए कोशिश करा है. देर आर रिस्क इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. जब आप अपना रूल्स मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो दूसरी बॉडी को, तो डोंट यू थिंक कि आप कहीं ना कहीं एक रिस्क साथ में दे रहे हो उसको. An overburdened legislature or one controlled by a powerful executive may unduly overstep the limit of delegation. It may not lay down any policy at all, declare its policy in vague and general terms, not set down any standard for guidance of the executive, confer an arbitrary power to executive to change or modify the policy laid down by it without रिजर्विंग फॉर इटसेल्फ एनी कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन. ये इसका मतलब क्या बोला पता है क्या? ये पूरे पैरा का मतलब ये है कि जो ओवरबर्डन लेजिस्लेचर होगा, या जिसके हाथ में बोलते हैं ना कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर 10 काम दे दिए, तो कहना ही से कि मैं अपने 10 के काम बराबर नहीं कर पाऊंगी. वेरएज मैं हूँ, मेरे को 5 काम दिए हैं, मैं 5 काम अच्छे से करने की एबिलिटी रखती हूँ, तो कैन आई डू इट नाइसली. So that's what it says, that overburdened legislature, one controlled by a powerful executive, may unduly oversteps the limit of delegation. It may वो पॉलिसी ही नहीं बनाएगा. मतलब देखो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं ना अपने आप को एक लेजिस्लेचर बोलती हूँ, और मैं तुमको अदर जो बॉडी है, मैं अपना रूल्स तुमको दे रही हूँ, मैं अपना जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो भी मैं पूरा नहीं दे सकती. जो मेरा मेन फंक्शन है वो तो मैं ही करूँगी, जो मैं डेलीगेट कर सकती हूँ वो दे सकती हूँ. तो जो मैं डेलीगेट कर सकती हूँ वो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मेरा जब मैं डेलीगेट कर रही हूँ तो मेरा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं कंसल्ट करूँ चीज़ें, कि या आपको ऐसे करना है, या किसी चीज़ का मैं आपको प्रोसीजर दूँ, कोई पॉलिसी बना के दूँ, कोई जनरल टर्म्स बताओ आपको कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही प्रोसीजर के साथ करना है. कोई स्टैंडर्ड ऑफ गाइडेंस रखूँ. स्टैंडर्ड ऑफ गाइडेंस मतलब जब भी कोई, इनफैक्ट आप कोई खेल कूद भी करने जाते हो, कोई आप इमेजिका वगैरह जा रहे हो, कोई वाटर पार्क जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिलता है कि हाथ पैर ऐसे रखना है. सिमिलरली जब कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी कोई डेलीगेट कर रही है रूल, तो डोंट यू थिंक कि उसको भी एक समवेयर और दी अदर गाइडेंस देना चाहिए उस अथॉरिटी को.
confer any arbitrary power to executive change or modify the policy laid down by it without reserving for itself control. मतलब उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है ना सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पे, कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका। वो रूल बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, रूल बना रहा है, ये आराम से बैठ के चाय पी रही है, इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना ये कंट्रोल रखना चाह रही है। तो दिस इज़ व्हाट द रिस्क टॉक अबाउट। तो रिस्क की क्या बात की हमने, दैट कि जब कोई ओवरबर्डन लेजिस्लेचर अपना डेलीगेट करता है अपना पावर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को, तो उसके साथ साथ रिस्क भी जाता है। रिस्क ये जाता है कि जो ओवरबर्डन लेजिस्लेचर है वो पॉलिसी नहीं बना रहा है, वो जनरल टर्म्स नहीं बता रहा है, वो गाइडेंस नहीं दे रहा है कि एग्जीक्यूटिव को, और वो उसका वो कंट्रोल नहीं रख रहा है। तो ये हो गया रिस्क। ये मैं आपको अभी नहीं बताना चाहती बिकॉज आई वॉन्टेड दिस टू बी लिंक्ड, दिस 4 केस आई वॉन्टेड इट टू बी लिंक्ड, बट एनी विच वेज। सो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ, दैट कृष्णा अय्यर ने ऑब्जर्व किया जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आर सो इंट्रिकेट एंड ब्रिसल एंड नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फिर हमने देखा डेलीगेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिकम्स अ कंपल्सिव। ठीक है, ये वाला तो पॉइंट पूरा अलग है, सिर्फ कृष्णा अय्यर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट हैज़ टू बी हैंडल्ड विथ इंट्रिकेट एंड ब्रिसल, दैट हैज़ टू बी हैंडल्ड विथ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस लॉ विच इज़ एडवर्ड मिल्स। ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग बात कर रहे हैं बेसिकली डेलीगेशन के ऊपर, ये सारे केस लॉ डेलीगेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। सो एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। अच्छा, इसको आप ये कैसे याद रख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक अजमेर है, स्टेट ऑफ अजमेर है, यहाँ पे बाजू में हिंदू का आ गया हरिशंकर बागला। तो अजमेर और शंकर, कैन यू कनेक्ट दिस थिंग, मतलब अलग अलग में कि इसके नीचे ये केस लॉ था। चलो एनी विच वेज, एडवर्ड को कैन वी से क्रिश्चियन है, तो एडवर्ड क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम एंड हिंदू वर्सेस स्टेट, कैन आई से दैट। तो इससे एटलीस्ट लिंक मिल गया कि एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड थी वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर एंड महाजन सीजे इन हरिशंकर बागला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चलो ठीक है, केस लॉ याद होना चाहिए, केस का नेम याद करना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्या बोला है, delegation is permissible so long as the legislature does not abdicate its law making role in favor of the executive। मतलब आप उतना ही डेलीगेट करो जितना आपको करना चाहिए। आपको करना चाहिए मतलब वो कौन डिफाइन करेगा, वो कोर्ट डिफाइन करेगा कि आपको आपका, फिर आप क्या बैठ के चाय पीने वाले हो, आपने सारा काम दे दिया अपना, तो आप क्या करोगे, खाली रहोगे, समझ रहे हो। तो और वैसी भी बात नहीं है, द थिंग इज दैट कि लेजिस्लेचर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट्स अ रूल, इट्स अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो पूरा एक ऐसा लॉ जो पूरा इंडिया फॉलो करने वाली है उस लॉ को। इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया अगर उनके लिए बना, मतलब उनके मतलब अगर वो निवेश करे भारत में, इंडिया का कोई रूल है तो वो लोग को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज रोल इज, how important his role is. Are you understanding that? So delegation is permissible so long as the legislature does not abdicate its law making role in favor of the executive। ठीक है, थोड़ा ही दो, मतलब थोड़ा ही दो, जितना एक लिमिट है, एक लिमिट बताता है कोर्ट कि आप इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो। चलो, so a legislature cannot strip itself of its essential function and vest the same on extraneous authority। Did I just say the same कि legislative authority ऐसा नहीं कर सकता बैठ के चाय पी लिया और अपना सारा काम दे दे बाजू वाले को, extraneous authority को। The primary duty of law making has to be discharged by the legislature itself, but the delegations may be reported to as subsidiary or ancillary measures। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ लॉ, मतलब कैन आई से वन थिंग, जब आप कोई भी काम करते हो तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी चीज़ें होती है। नो मैटर, लेट्स से आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप किसी कॉलेज में हो, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड यू नो हाउ टू डू इट बेटर, तो आपका प्राइमरी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन से कि वो बन जाता है कि ये तो मेरे को 90% तक हैंडल करना है, जो 10% का काम बचा है वो ये लोग भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाला सेम थिंग है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ लॉ मेकिंग हैज़ टू बी विद देमसेल्फ, उसको समझाने के लिए। फिर आगे अपना हरिशंकर बागला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या हुआ, द लेजिस्लेचर मस्ट डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ द लॉ, द लेजिस्लेचर मस्ट डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ द लॉ एंड द लीगल प्रिंसिपल्स विच आर टू कंट्रोल
लेजिस्लेचर मस्ट डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ, देखो ना मैंने क्या बताया था आपको, जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि लॉ का पॉलिसी क्या, पॉलिसी ऑफ द लॉ क्या है, एंड लीगल प्रिंसिपल्स विच आर टू बी कंट्रोल्ड एंड मस्ट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू गाइड द ऑफिस। कैन आई डिड आई जस्ट से द सेम थिंग कि लेजिस्लेचर को, इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग, कि पॉलिसी बनाना पड़ेगा, जनरल टर्म्स बताना पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव को, तो डिडंट आई से द सेम थिंग दैट द लेजिस्लेचर मस्ट डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ द लॉ, legal principles which are to be controlled and must provide a standard to guide the officials of the body in power to execute the law, मतलब executives को एक standard of guidance दे दो। ठीक है, तो अभी तक कौन कौन से केस की हमने पहले किया था, अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे उसने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी। फिर हमने किया था एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस अजमेर, स्टेट ऑफ अजमेर। इसमें उसने बोला था कि उतना ही दो जितना आप दे सकते हो, और आप खाली बैठ के चाय मत पियो, आपका जो काम है आप करो। थर्ड वाले में था हरिशंकर बागला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की, लेजिस्लेचर को जो एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि कौन से प्रिंसिपल है जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कौन से एक स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टू गाइड द एग्जीक्यूटिव्स, वो देना पड़ेगा। फिर ये मेरा फेवरेट है, लेट्स रीड दिस। वसंत लाल मगन भाई संजनवाला या साजन नहीं, संजनवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अच्छा, मैं अभी देखो लिंक कैसे कराती हूँ। जो पंजाब से हैं, जो पंजाब से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले देख लो आपके स्टेट की बात हुई है, स्टेट ऑफ पंजाब। इस पंजाब मतलब सिख, ओके इसमें पूरा हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गया है। तो सबसे पहले आ गया पंजाबीज, तो दैट्स सिख। फिर आ गया क्रिश्चियंस, सो दैट्स एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड। फिर आ गया उसके साथ ही क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम हो गया अजमेर लिमिटेड, स्टेट ऑफ अजमेर, ये याद रखना है। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ पंजाब है सिखों का, यहाँ पे मुस्लिम्स का, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्रिश्चियन वर्सेस स्टेट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। फिर है हरिशंकर बागला, शंकर से कहना है इसे गॉड, तो हिंदुइज्म थोड़ा आ जाता है, तो हरिशंकर बागला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अभी तक कहाँ पे आए हम, स्टेट ऑफ पंजाब में आए, स्टेट ऑफ अजमेर में आए, अब ये हिंदूज का आ गया कहीं ना कहीं, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कैन आई से दिस कि मध्य प्रदेश और बॉम्बे दोनों हिंदूज का हो गया कहीं ना कहीं। सो शंकर बागला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये हो गया लिंक, ओके। फिर आ गया गुजरात, इफ यू सी दिस, मोदी जी का स्टेट, वसंत लाल मगन भाई संजनवाला, बट गुजरात नहीं याद रखना है क्योंकि अपने को भाई भाई याद रखना, मगन भाई। सो वसंत लाल मगन भाई संजनवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहाँ पे हम रहते हैं। Alright, let's see this one. Okay. So in Vasant Lal's case, Subha. Okay. So in Vasant Lal's case, Subha Rao observed that the constitution confers a power and impose a duty on the legislature to make laws. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, कन्फर अ पावर एंड इम्पोज अ ड्यूटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पावर दे रहा है ना कि आप ये काम कर सकते हो, तो आपको ड्यूटी भी बता रहा है, ड्यूटी ऑन द लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज। मतलब आपको पावर भी दे रहा है और इम्पोज भी कर रहा है ड्यूटी, कि आपको पावर भी आप डेलीगेट भी कर सकते हो, लेकिन ड्यूटी भी बता रहा है कि इन सम एक्सटेंट आपको भी लॉ बना, आपको ऑफ कोर्स इसका प्राइमरी काम लॉ बनाने का है, तो आपको भी नहीं, आपको ही लॉ बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द लाइन सेज। The essential legislative function is the the essential legislative function is the determination of the legislative policy and its formulation. Did I just say the same thing earlier कि the essential legislative function, बेटा legislative function मतलब कौन आ गया, रोल मेकिंग अथॉरिटी, जो रूल मेकिंग अथॉरिटी, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, उसका ये फंक्शन है। भाई मेरे को डेलीगेट करना है काम, मेरे को पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे मेरा कोई प्रोजेक्ट किसी से लिखवाना है तो मैं एक पॉलिसी तो बताऊंगी कि उसको भाई ये पॉलिसी, मतलब पॉलिसी नॉट दैट वे, पॉलिसी मतलब थोड़ा फ्रेमवर्क तो दूंगी कि इसको ऐसे ऐसे करना है। फ्रेमवर्क इज व्हाट, नथिंग बट द पॉलिसी। फ्रेमवर्क एक आइडिया तो दूंगी, एक कॉन्सेप्ट तो दूंगी कि इसको ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे ड्राइंग बनानी है, यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है। सो जस्ट सेम थिंग दैट द एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड इट्स फॉर्मुलेशन। मतलब मैंने उसको कॉन्सेप्ट दे दिया, आइडिया दे दिया कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे करना है, अब मैं उसको फॉर्मुलेशन कैसे करना है, कि ड्राइंग बनानी है, ये पॉलिसी दे दी मैंने कि ये सारी ड्राइंग बनानी है, फॉर्मुलेशन इसको कैसे बनाना है, पेंसिल का यूज़ करना, पेन का यूज़ मत करना, फॉर्मुलेट करना, वो कैसे करना है वो भी बताना, ओके।
So it is for the court to hold on a fair, generous, liberal construction on of an impugned state whether the legislature exceeds this limit. तो कोर्ट का ड्यूटी है बेसिकली ये डिटरमिन करना कि कहीं जो लेजिस्लेचर है वो अपना लिमिट्स तो एक्सीड नहीं कर रहा है, मतलब उसको जो पावर्स नहीं देना चाहिए सबऑर्डिनेट बॉडी को, कहीं वो भी तो नहीं दे रहा. ओके. Parliament and state legislature cannot abdicate the legislative power in its essential aspect, which is to be exercised by them. Simple thing, I said that. Parliament का जो काम है, जो उसका प्राइमरी प्रिंसिपल काम है, एटलीस्ट वो तो वो नहीं दे सकता. एटलीस्ट वो तो वो नहीं दे सकता, वो तो उसको ही करना पड़ेगा. या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका जो एसेंशियल एस्पेक्ट है कि इन रिगार्ड्स विथ सम सेक्टर, तो वो उसको खुद ही करना पड़ेगा, वो डेलीगेट नहीं कर सकता है. तो एक बार और इसको देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब क्या कि आर्टिकल 245 जो है पार्लियामेंट को राइट दे रहा है, 246 स्टेट लेजिस्लेचर को राइट दे रहा है. क्या राइट दे रहा है? कि राइट दे रहा है टू डेलीगेट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. हावेवर ये जो पावर है लेजिस्लेशन वाला डेलीगेट करना प्रोहिबिटेड नहीं है एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर आर नंबर ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बाय द कोर्ट विच कैन बी सीन बाय अस. सबसे पहले आ गया था सिखों का राज आ गया था सबसे पहले, तो अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो कृष्णा अय्यर ने ऑब्जर्व किया कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, सो ब्रिसल एंड इंट्रिकेट एंड नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. फिर आया था अपना क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, सो दैट्स एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर. तो यहाँ पर इसने ये बोला था कि डेलीगेशन परमिसिबल तो है, बट एज लॉन्ग एज द लेजिस्लेचर डज नॉट एब्डिकेट इट्स लॉ मेकिंग रोल इन फेवर ऑफ द, मतलब पूरा का पूरा काम ही उसको दे दो ना आप. तो आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से ले लो कि अगर कोई बॉस है किसी फर्म का, तो वो अपना जो मेन सेंट्रिक काम है जो उसको पता है कि मैं ही कर सकता हूँ, वो डेलीगेट करेगा क्या? आपको नहीं करेगा, उसको अपनी वाट तो नहीं लगानी है. सिंपल थिंग. क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम में था. सो देन महाजन हरिशंकर बागला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें ये बोला गया था दैट लेजिस्लेचर मस्ट डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ द लॉ. मतलब कि लेजिस्लेचर को वो डेलीगेट करने से पहले, वो पावर्स डेलीगेट करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि पॉलिसी क्या है लॉ का, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को कंट्रोल करना है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ गाइडेंस देना पड़ेगा. फिर आ गया था अपना मस्त वाला वसंतलाल मगन भाई वसंतलाल मगन भाई संजनवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहाँ पे ये बताया गया था कि वसंतलाल के केस में सुब्बा राव ने बताया था दैट कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स अ पावर्स इम्पोजेस, मतलब पावर्स भी है तो ड्यूटी भी है साथ में. एंड कि जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन, मतलब जो लेजिस्लेटिव जो रूल मेकिंग अथॉरिटी उसका एक फंक्शन है. क्या फंक्शन है? कि वो डिटरमाइन करेगी लेजिस्लेटिव पॉलिसी को और उसका फॉर्मुलेशन कैसे करना है उसको. ठीक है. और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है, दे उनका जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स है लॉ रूल मेकिंग अथॉरिटी का, दे कैनॉट डेलीगेट दैट, राइट. So now we are heading towards our third question, which says forms and requirements. इसको समझते हैं क्या बोल रहा है. फॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट, जो लॉ मेकिंग बाय एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स. अब ये इसका क्या मतलब होता है देखते हैं. लॉ मेकिंग बाय एडमिनिस्ट्रेशन कौन? जो सबऑर्डिनेट बॉडी वी कैन से दैट. तो लॉ मेकिंग बाय एडमिनिस्ट्रेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, मतलब वो एक्ट का लॉ बना सकता है. एक्ट बनाया, प्रोविजंस बनाने के बाद रूल्स होते हैं, तो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, बायलॉज होते हैं. तो इट कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स सच एज रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज. द लिमिट्स ऑफ द डेलीगेटेड पावर आर क्लियरली डिफाइंड इन द इनेबलिंग स्टैट्यूट. जो उनका इनेबलिंग स्टैट्यूट होता है वो पर्टिकुलर लॉ के रिगार्डिंग वही बता देता है कि कितनी पावर आप डेलीगेट कर सकते हो लॉ बनाने वाली दूसरी बॉडी को. And do not include such exceptional power as the power to legislate on matters of principle or to impose. मतलब जो प्रिंसिपल पावर होती है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता. जैसे कि आप टैक्स लगा रहे हो, आप अमेंड कर रहे हो चीज़ें, तो वो नहीं हो सकता. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको डेलीगेट करने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन. जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको डेलीगेट करने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. स्केलेटन डेलीगेशन एंड मशीनरी टाइप.
मतलब ये कि अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने रोशनी को अपॉइंट किया, रोशनी को बोला रोशनी आई वांट टू, रोशनी लिमिटेड अच्छे, पार्लियामेंट ने रोशनी लिमिटेड को बुलाया, बोला आई वांट टू डेलीगेट सम पावर्स टू यू। तो मैंने बोला ठीक है, आप पावर डेलीगेट कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आप स्केलेटन डेलीगेशन कर रहे हो, मशीनरी टाइप कर रहे हो। तो उसने बोला मैं स्केलेटन डेलीगेशन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बता दो स्केलेटन डेलीगेशन। अच्छा, तो स्केलेटन डेलीगेशंस क्या होता है? Statutes set out broad principle and empowers the executive authority to make rules for carrying out the purposes of the act. Example, Mines and Minerals Regulations and Development Act 1948. Skeleton delegation. In these type of delegation of legislative power, the enabling statutes set out broad principle, मतलब जो इनेबलिंग स्टैट्यूट होता है, जो स्टैट्यूट होता है अपना, वो एक ब्रॉड प्रिंसिपल सेट आउट करता है और एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव बॉडी को कि आप इस पे रूल्स बना सकते हो। ये हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। मशीनरी टाइप, मशीनरी दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। किसी को अपना डेलीगेशन करना है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, तो ये जो मशीनरी टाइप है ये मोस्ट कॉमन है। क्यों कॉमन है? यहाँ पे एक चीज़ है कि अथॉरिटी प्रिस्क्राइब जो है, दे अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करती है। क्या प्रिस्क्राइब करती है कि फॉर्म्स क्या होगा, द काइंड ऑफ फॉर्म्स, द मेथड ऑफ पब्लिकेशन, द मैनर ऑफ मेकिंग रिटर्न्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो बेसिकली समवेयर और द अदर अथॉरिटी आपको प्रिस्क्राइब कर रही है, कंसल्ट कर रही है कि कौन से फॉर्म होंगे, कि मेथड ऑफ पब्लिकेशन टीवी में ये कैसे पब्लिसाइज्ड कैसे करोगे आप, द मैनर ऑफ मेकिंग रिटर्न्स। तो वो सब जो काम आ गया वो आपका मोस्ट कॉमन में आ गया, दैट इज अंडर मशीनरी टाइप। Then the third one is removal of difficulty clause. I'm sorry. So another form of delegation, delegated legislation is removal of difficulty clause. Since you guys are really subscribing my video and watching me out, so I am also liking it somewhere or the other, and I feel a little connection with you all who watch my video daily. So I am being a little informal with you guys. Now I was not earlier. रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज क्या बोल रहा है? रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज बोल रहा है दैट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है बेटा। ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज का मतलब ही यही होता है, जहाँ पे डिफिकल्टी अराइज हो रही है उसको भगा दो, निकाल दो। तो वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। द पावर डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव टू मॉडिफाई एनी प्रोविजन ऑफ एन एक्ट बाय एन ऑर्डर मस्ट बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एक्ट गिविंग सच पावर। मतलब ये कि आप जो हो, आप रूल मेकिंग अथॉरिटी हो, लॉ मेकिंग अथॉरिटी हो, आप जब अपना पावर डेलीगेट कर रहे हो एग्जीक्यूटिव को टू मॉडिफाई एनी प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, तो वो उस लॉ के फ्रेमवर्क के हिसाब से होना चाहिए। पहली चीज़ मतलब ये कि जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉर्म करोगे। इतना समझ में आया? कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड इट्स स्कोप, मतलब उसको बोला है कि लेट्स से कैनॉट ट्रैवल बियॉन्ड इट्स स्कोप, कि वही जब हम कंपनी में ऑब्जेक्ट के खिलाफ कुछ करते हैं दैट गोज इनटू लाइक अल्ट्रा वायर्स, सेम थिंग। रन काउंटर टू इट, मतलब आपको जो पॉलिसी, इसको हम पॉलिसी से रिलेट करते, लॉ मेकिंग से रिलेट करते। आपको लॉ बनाने के लिए बोला किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, आप उसको किसी उल्टी दिशा में घुमा रहे हो, जो बनाने बोला है उसको किसी उल्टा ही चीज़ आप लिख रहे हो, दैट वुड बी रन काउंटर टू इट। और ट्रैवल बियॉन्ड इट कि आपको स्कोप ही इतना दिया था कि इतने स्कोप के अंदर बनाना है, आप उसके बाहर की चीज़ें बना रहे हो जो पावर ही नहीं है आपके पास, दैट इज ट्रैवल बियॉन्ड द स्कोप। चेंज द एसेंशियल फीचर द आइडेंटिटी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द एक्ट, मतलब जो पॉलिसी जो आपको रूल बनाने के लिए दिया था, लॉ बनाने के लिए दिया था, आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं कर रहे हो। दैट्स द थर्ड पॉइंट। ओके, फॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अभी आ गया रिक्वायरमेंट। ओके तो मैं आपको बता देती हूँ हम लोग कितना क्वेश्चन आज करने वाले हैं इन दिस वीडियो। अभी 34 मिनट्स हो गए हैं राइट नाउ। ये एक क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं, उसके बाद आ गया आपका मोड्स ऑफ कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अच्छा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आई बेट यू गाइज दैट दिस वुड गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग दिस क्वेश्चन, मोड्स ऑफ कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है और एग्जाम में भी आने वाला है। तो आई गेस आज के लिए मैं यहाँ तक ख़त्म करूँगी, मतलब ये वाला पूरा पढ़ा के ख़त्म करूँगी। चलो पीछे जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या बोल रहा है देखते हैं।
So the following requirements necessary for the exercise of delegated authority under different statutes. Requirements which are necessary for the exercise of delegated authority. मतलब डेलीगेटेड अथॉरिटी जो है, जिनको काम दिया है डेलीगेटेड अथॉरिटी, उनको अपना पावर जो है, उनको अपना काम है, वो एक्सरसाइज कैसे करेगी. एक्सरसाइज कर रही है वो ठीक है, एक्सरसाइज तो करना ही है जो पावर दिया है, बट उसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है. तो लेट्स से जब पार्लियामेंट आई मेरे पास, पार्लियामेंट ने बोला रोशनी लिमिटेड सुनो. मैंने बोला ओके बोलो भाई क्या बोलना चाह रहे हो. बोला कि मैं, आप एक्सरसाइजिंग बॉडी हो, आपको डेलीगेट कर दिया है पावर्स. अब मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ, ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो मैं रोशनी लिमिटेड लाइक हाँ बोल भाई क्या बोल रहा है पार्लियामेंट, बोल ले तू भी चल. सो इट सेज प्रायर कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट लाइकली, मतलब प्रायर कंसल्टेशन लेना पड़ेगा. प्रायर कंसल्टेशन ऑफ व्हाट? प्रायर कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट likely to be affected by proposed delegated legislation. Prior consultation of interest likely to be affected by proposed delegated legislation. पढ़ते पहले क्या बोल रहा है. Legislatures while delegating powers abstain from laying down elaborate procedure. Abstain का मतलब क्या होता है? खुद पे कंट्रोल रखना. तो जो लेजिस्लेचर है वाइल डेलीगेटिंग पावर्स, खुद को कंट्रोल में रखता है फ्रॉम लेइंग डाउन इलेबरेट प्रोसीजर बट सर्टेन एक्ट्स. मतलब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब भी जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, वो जब भी अपना काम डेलीगेट करता है तो वो आपके थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखता है, एब्सटेन करता है खुद को फ्रॉम लेइंग डाउन इलेबरेट प्रोसीजर. मतलब वो एक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को मुझे काम देना है, रोशनी लिमिटेड को काम देना है. पार्लियामेंट बोल रहा है पूरा प्रोसीजर लिख के दे दिया मेरे को कि दिस 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 दिस, और मैंने क्या किया, प्रोसीजर फॉलो करके काम कर लिया. चलेगा क्या बेटा? अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा मुझे कि मेरे को लॉ बनाना है, मैं लॉ बना रही हूँ. यहाँ पे मैं फॉलो करने वाली नहीं हूँ. आई एम नॉट अ फॉलोअर, आई एम अ मेकर, लॉ मेकर. I would be, I am exercising the powers that is being delegated by the parliament to me, and I have to be little or let's say more creative in respect of the law making sector, right? So the same thing is saying that legislature while delegating power abstain करता है himself from laying down the elaborate procedure. लेकिन but certain acts do however provide that, but certain act खुद बोल रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, that interested bodies must be consulted before the formulation and application of the rules and regulation. जो इंटरेस्टेड बॉडीज़ है जिसने अपनी पावर डेलीगेट किए हैं, दे मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर द फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. मतलब क्या कि लेजिस्लेचर खुद को रोक रहा है कि एक प्रोसीजर तैयार करके देने के लिए रोशनी लिमिटेड को. पार्लियामेंट बोल रही है मैं क्यों दूँ भाई, तेरे को एलैबोरेट करके दूँ पूरा, तो तू बना ही लेगा, खुद का काम कर. लेकिन कोई एक्ट ही ऐसा होता है बेटा, कोई एक्ट ही चिल्ला के बोलता है कि पार्लियामेंट आपको कंसल्ट करना पड़ेगा रोशनी लिमिटेड को कि ये काम कैसे करना है, और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या पॉलिसी है, क्या प्रिंसिपल है, वो आपको रोशनी लिमिटेड को बताना पड़ेगा. चलो सही है. फिर द मेथड ऑफ कंसल्टेशन हैज़ द ड्यूअल मेरिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग एज अपॉर्चुनिटी टू द अफेक्टेड इंटरेस्ट टू द प्रेजेंट देयर ओन केस एंड टू. मतलब क्या, ये जो कंसल्टेशन वाली चीज़ है ना, ये जो पार्लियामेंट आके मेरे को बुला के कंसल्ट कर रही है पार्लियामेंट मुझे बुला के, तो इससे फ़ायदा सिर्फ मेरा है क्या? कि मेरे को तो चलो थोड़ा एक फ्रेमवर्क बेसिक आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाना है क्या है, लेकिन पार्लियामेंट का क्या फ़ायदा है यहाँ पे? सो हैज़ द ड्यूअल मैरिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग एज अपॉर्चुनिटी टू द अफेक्टेड इंटरेस्ट टू प्रेजेंट देयर ओन केस. वो अपना खुद का रोना गाएगा मेरे सामने कि भाई ये काम चाहिए ही चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए. own case, present their own case, and to enable the administration to have a first hand idea of the problem. Did I just say the same thing? देखो बेटा क्या होता है ना, इसको आप थोड़ा मजाक में मत लो. जो लॉ मेकिंग, जो लॉ वाली चीज़ें जहाँ पे आती है ना, तो लॉ तब बनता है जब कोई प्रॉब्लम होती है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उस पर लॉ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है. लॉ आता ही फ्रेमवर्क में तभी है जब कोई प्रॉब्लम होता है. तो वो प्रॉब्लम जैसे सिमिलर इफ़ यू सी, अपने को इट्स गोइंग ना, मेरे को ऐसा इंटरनल स्टोरेज का ऐसा इशू दिख रहा है शायद. लेट्स सी अगर ये हो पाता है जितना, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा. तो मैं कहाँ पे थी कि लॉ, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ना, कहाँ पे थे अपन?
हाँ, तो जो लॉ जैसे बिजनेस में इफ़ यू सी बिजनेस किस चीज़ पे बनता है, कोई चीज़ की कमी है, लिमिटेशंस है, प्रॉब्लम है, तब उस चीज़ पे बिजनेस बनता है। पिंपल्स आ रहे हैं इसलिए पिंपल की क्रीम बन रही है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे प्रॉब्लम है इसलिए लॉ बन रहा है, डन। प्रॉब्लम है इसलिए लॉ बन रहा है। अब वो प्रॉब्लम एग्जैक्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए रोशनी लिमिटेड को, राइट? मैं लॉ बनाने जा रही हूँ, मैं कोई चीज़ में एग्जीक्यूटिव, मैं कोई भाई इम्प्लीमेंटेशन वाला काम नहीं कर रही, मैं एक बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं लॉ बनाने जा रही हूँ, तो मुझे बेसिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, मुझे एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या थी। इतना समझ में आ रहा है? चलो, आई होप इतना आज के लिए डोज अच्छा है। देन नेक्स्ट, प्रायर पब्लिसिटी ऑफ प्रपोज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, ये क्या है? मैं रोशनी लिमिटेड थी, मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, अब ना मुझे प्रायर पब्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब देखो, कभी कभी देखो, आप इफ़ यू रिमेंबर, तो जीएसटी लॉ जब आया, तो जीएसटी लॉ आने के पहले हवाएं उड़ गई थी, जीएसटी लॉ आ रहा है, जीएसटी लॉ आ रहा है, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, बट वो पब्लिसिटी इसलिए की जाती कि भाई मार्केट में ये देखने के लिए कि कितनी प्रॉब्लम आ रही, कितने लोग रेज कर रहे चीज़ें। सो प्रायर पब्लिसिटी ऑफ प्रपोज रूल्स एंड रेगुलेशन, एंटीसीडेंट पब्लिसिटी, मतलब पहले, मतलब वो लॉ अभी पिक्चर में आया नहीं है, जीएसटी लॉ अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही आप पब्लिसिटी कर रहे हो ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स टू इन्फॉर्म दोज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द प्रपोज रूल्स एंड रेगुलेशन, सो एज टू इनेबल देम टू मेक रिप्रेजेंटेशन फॉर कंसिडरेशन of the rule making consideration of the rule making authority, and जो consideration है दिया है, जो representation दिया है, that has to be considered and acted upon if proper. okay, इसको देखते कैसे करते हैं। एंटीसीडेंट पब्लिसिटी ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स टू इन्फॉर्म, मतलब कैन आई जस्ट से वन थिंग, जब भी जीएसटी लॉ पिक्चर में आया था, तो जीएसटी लॉ में ये था कि भाई कहीं पे शेल की जगह पे मे लगा दिया था जानबूझ के, मतलब मोदी जी ने अपने, तो वो सारी चीज़ें पप्पू के नज़र में आ गई थी, विच इज़ राहुल गांधी। तो कैन आई से वन थिंग दैट उसने फिर उस टाइम पे क्या किया था, तो वो जो लॉ बनाया था वो एंटीसीडेंट पब्लिसिटी किया था, पब्लिसिटी किया था, तब तो जाके राहुल ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, जब रिप्रेजेंटेशन दिया था तभी तो जाके मोदी ने कंसिडर किया था और उस पर एक्शन लिया था। आई होप ये इससे आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चलो, पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नाउ व्हाट इज पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बेटा? ओके, चलो देखते हैं। Adequate publicity of delegated legislation is absolutely necessary to ensure that the law may be ascertained with reasonable certainty by the affected persons. Further, the rules and regulations should not come as a surprise and should not consequently bring hardships. पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब ये कि आप जो लॉ बना रहे हो वो ऐसे सरप्राइज सामने वाले को नहीं आना चाहिए। जीएसटी आया और अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, ये सरप्राइज, ये मैं आपको बताती हूँ, ये सरप्राइज मिला था अपने को 2016 में, विच वॉज नोटबंदी जब हुई थी, वो ज़रूरी थी इसलिए की गई थी, बट अदरवाइज कोई भी सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए जब आप कोई लॉ बना रहे हो, बिकॉज दैट वुड नेचुरली रिजल्ट फ्रॉम सच, लाइक दैट वुड रिजल्ट इन यू नो लॉसेस। तो टू अवॉइड द लॉसेस, टू अवॉइड द हार्डशिप, देखो क्या बोला, इफ द लॉ इज नॉट नोन अ पर्सन कैन नॉट रेगुलेट हिज अफेयर। अगर लॉ पता ही नहीं है, जब जीएसटी आया था तो अगर हमको पता ही नहीं होता जीएसटी आने वाला है 1 तारीख से, तो हम क्या करते? 1 तारीख से नहीं, सॉरी, 1 जुलाई से, हाँ, तो हम क्या करते उस टाइम? हमको पहले से ही पब्लिसिटी दे दी थी ना, मैं जीएसटी आया, जीएसटी आया, तो हम लोग भी तो रेडी हो रहे थे टू रेगुलेट हिज अफेयर्स। तो पता चला मैंने कि टैक्स, मैंने ये अपना कंपनी को मैंने चलाना है और कंपनी को मैंने पुराने टैक्स के हिसाब से थोड़ा चीज़ें देख के पैसे दे दिए, पता चला जीएसटी आ रहा है, पता ही नहीं चला, तो पैसे तो वेस्ट हुए ना मेरे। ओके, लेंग। So after delegation is sanctioned by the authority concerned, receives the attention of the houses of the parliament, parliamentary scrutiny of the parliament जो scrutiny करती है delegated authority की, एंड उसने जो रूल्स बनाया उसकी, फ्रेमवर्क जो बनाया उसकी, इन अ फॉर्मल सेंस अगर देखा जाए तो जो रूल्स और एटसेट्रा होते हैं दैट हैज़ टू बी लेट डाउन ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल, अगर आपको पार्लियामेंट की नज़र है, ये है वो है, नहीं, सिंपल बताती हूँ कि पार्लियामेंट जो होती है ना वो डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है, जो उसने रूल्स रेगुलेशंस जो भी रूल्स बनाए हैं दैट हैज़ टू बी लेट डाउन इन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट चेक करेगी, ठीक है वैसा। अच्छा, this is going to be my favorite question, which is modes of control over delegated legislation. I hope it becomes yours favorite too. इसका सबसे फेवरेट पार्ट ना मेरा पार्लियामेंट्री वाला है। आई वुड मतलब पिक्चराइज यू कि पार्लियामेंट में एक्चुअली क्या सीन रहता है, मैं आपको पिक्चराइज करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो। चलो देखते हैं।
सो द प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, पहले पढ़ना सीखो। तो प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग प्रैक्टिस द प्रैक्टिस ऑफ conferring legislative powers upon administrative authorities through दो beneficial and necessary, मतलब कि आप जो कन्फर कर रहे हो अपनी लेजिस्लेटिव पावर को किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, वो बेनिफिशियल तो है क्योंकि वो आपका लैक ऑफ, मतलब आपके पास टाइम नहीं तो वो आपका काम करके दे रहे, बट इट कैन बी डेंजरस टू। हाउ कम इट कैन बी डेंजरस? भाई आप उस चीज़ में बहुत माहिर हो, नो डिफेंस, वो लोग भी होंगे, बट इट कैन बी डेंजरस बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज ऑफ पावर्स। अरे भाई आपने पावर दी, वो लोग उस पावर को अब्यूज कर रहे हैं। अब्यूज हर जगह होता है, अब्यूज हर जगह होता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी के साथ भी हो सकता है, तो वो लोग अपनी पावर्स को अब्यूज कर सकते हैं। प्रॉपर प्रिकॉशंस हैज़ टू बी टेकन फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स, मतलब ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने मुझे पावर दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हूँ मैं रोशनी लिमिटेड, तो पावर दी है पार्लियामेंट ने मुझे कि तू लॉ बना। तो पार्लियामेंट के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट भी, कहीं ना कहीं उसके लिए डेंजरस भी है, बिकॉज आई कैन अब्यूज द पावर्स दैट हैज बीन गिवन टू मी बाय द पार्लियामेंट। देन पार्लियामेंट वुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस टू इंश्योर कि प्रॉपर एक्सरसाइज कर, मतलब जो एक्सरसाइज कर रही है अपनी ड्यूटी, वो पावर्स का प्रॉपर एक्सरसाइज कर रही है नहीं, या कहीं अल्ट्रावायस तो नहीं कर रही है। The exercise of delegated legislative powers must be properly circumscribed and vigilantly scrutinized by the court and legislature. The exercise of delegated legislative powers must be properly and vigilantly scrutinized by the court and legislature, मतलब ये बेटा कि जो कोर्ट होती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे पार्लियामेंट को अपनी कितनी पावर मेरे को देनी है वो कौन डिफाइन कर सकता है, वो कोर्ट बता सकती है। चलो, तो कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझो। कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कंट्रोल ओवर मतलब आप जो लेजिस्लेशन को डेलीगेट करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कंट्रोल क्या है, कौन है, कैसे है। प्रोसीजरल है, पार्लियामेंट के थ्रू है, जुडिशियल के थ्रू है। पहले प्रोसीजरल मैंने मॉड्यूल के में बहुत बड़े नोट्स में दिया था, मैंने उसको थोड़ा क्रिप्स कर लिया। चलो देखते हैं। Parliament shall make procedural requirement to be followed by the delegates while formulating rules and regulations. Simple कि Parliament has to make procedural requirement. अच्छा, मैंने आपको didn't I say that कि हर केस में नहीं करना है, some केस में करना है, but can I just say one thing that basic framework चाहिए, मुझे प्रॉब्लम का आइडिया होना चाहिए। तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट टू बी, मतलब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट मतलब ये कि इस काम को कैसे करना है, ना कि वो लॉ को कैसे प्रोसीजर में इम्प्लीमेंट करना है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट मतलब कि ये प्रोसीजर के साथ हमको ये काम चाहिए। सो पार्लियामेंट शैल मेक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय द डेलीगेट्स। जब लेट्स से मैं जब रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हूँ, मैं जब रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम using or taking the help of procedural requirements that has been implemented framed by parliament. चलो, now it may consist of consultation with interested bodies. Okay, कंसल्टेशन विथ इंटरेस्टेड बॉडीज मतलब कि मेरे को पता है कि प्रॉब्लम क्या है, अब उससे जुड़े जुड़े मेरे को और थोड़ी चीज़ें निकालनी है, तो मैं कंसल्ट कर सकती हूँ इंटरेस्टेड बॉडी को। पब्लिकेशन कर सकते हो, ड्राफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, पब्लिकेशन करना होता है। इफ़ यू सी पब्लिसिटी ऑफ प्रपोज रूल्स, तो वो कैसे करना है, कहाँ करना है। हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस कुछ है, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस कुछ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइज वेदर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन अराइज वेदर द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, मतलब फैक्टर्स देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, होल स्कीम ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, मतलब हमको ये डिफाइन करना है कि भाई ये जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है ये इस केस में मैंडेटरी है क्या, ये इस केस में डायरेक्टरी है क्या। तो वो कैसे पता चलेगा, फैक्टर्स पता है अपने को कि ये फैक्टर्स के हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं कि मैंडेटरी है या डायरेक्टरी। होल स्कीम ऑफ द लेजिस्लेशन क्या है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर लेट्स से अगर 370 का मसला है तो डू यू थिंक वो डायरेक्टरी हो सकता है, 370 कश्मीर से रिलेटेड नहीं, वो मैंडेटरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेशन, कश्मीर हमको चाहिए, दैट कश्मीर भारत का पार्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स था, लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्ट्स था, ऑब्जेक्ट था वो पर्टिकुलर लॉ मेकिंग अथॉरिटी का। तो ऑब्जेक्ट क्या है वो देखो,
प्रोविजन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द एक्ट, ये थोड़ा आप याद कर लें. अच्छा, टू फाइंड आउट एज टू वेदर, टू फाइंड आउट एज टू व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द एक्ट, मतलब क्या कि ये जो फैक्टर्स हमने कंसिडर किया ना, हमको ये देखना है बेसिकली कि इंटेंशन क्या है एक्ट का, इंटेंशन क्या है लॉ बनाने वाले का. तो इंटेंशन क्या है लॉ बनाने वाले का, तो होल स्कीम क्या है उसका, नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो प्रोविजंस क्या है, क्या प्लेस्ड है इन द बॉडी ऑफ द एक्ट, वो देखो. तो कोर्ट बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, इंटेंशन जाने की, किसकी इंटेंशन हम जानना चाहते हैं, जिसने लॉ बनाया था उसकी. आई होप इट्स अंडरस्टूड बाय यू. नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ अल्ट्रा वायर्स विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मल रिक्वायरमेंट. अभी ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ अल्ट्रा वायर्स विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मल रिक्वायरमेंट. तो अगर जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट है इफ़ मैंडेटरी इन नेचर है, तो क्या जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो इफ़ इन डायरेक्टरी नेचर है, तो क्या अगर मैंडेटरी इन नेचर है फॉर्मल रिक्वायरमेंट प्लस डिसरिगार्डेड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी ने उसको कुछ भाव नहीं दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, देन द रूल्स रेगुलेशंस मेड अंडर दैट इनवैलिडेटेड बाय द जुडिशरी. इसका मतलब क्या, हम अल्ट्रा वायर्स किसको बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मल रिक्वायरमेंट. मतलब कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट थी, अगर वो मैंडेटरी है तो क्या है, डायरेक्टरी है तो क्या है. कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट थी जो लॉ बनानी थी, आपको फॉर्मल रिक्वायरमेंट थी कि ये आपको लॉ में डालना ही है, और आपने उसको भाव ही नहीं दिया, डिसरिगार्ड कर दिया. मैंडेटरी भी है नेचर में, आपने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, और रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बना दिया उसको बिना ध्यान में लाए, उसको बिना फ्रेमवर्क किए, तो वो इनवैलिडेट कर देगा कोर्ट. और अगर डायरेक्टरी इन नेचर है, विल नॉट एट ऑल वैलिडली और ऑफ विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टरी तो ठीक है, हम देख सकते हैं क्या करना है. So guys, here comes my favorite part. I hope you enjoy this session. Parliamentary देखो क्या बोल रहा है. Parliamentary control in India over delegation. पार्लियामेंट का क्या कंट्रोल है इन इंडिया ओवर डेलीगेशन. ये जो डेलीगेशन वाला काम है, इसमें पार्लियामेंट का कंट्रोल क्या है. डिस्कशन एज टू द फॉर्मुलेशन, डिस्क्रिशन as to the formulation of the legislative policy is the prerogative. एक्चुअली ये वाला मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, यही लाइन, दैट डिस्क्रिशन एज टू फॉर्मुलेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पॉलिसी इज प्रेरोगेटिव मतलब होता है कि एक विशेष अधिकार है आपके पास. इसको आप एग्जाम्पल में कैसे ले सकते हो प्रेरोगेटिव का मतलब समझने के लिए. लेट्स से कि इट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू चूज द डेट ऑफ द इलेक्शन. मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा अधिकार है कि वो इलेक्शन का डेट चूज कर सकता है. सिमिलरली डिस्क्रिशन है एज टू फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी इज प्रेरोगेटिव. वो उसका एक अधिकार है कि वो अपना जो रूल मेकिंग अथॉरिटी वो अपना डेलीगेट कर सकता है. देखो क्या है, डिस्क्रिशन एज टू फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी इज प्रेरोगेटिव. उसका एक अधिकार, एक विशेष अधिकार है जिसको डेलीगेट भी कर सकता है. उसका डिस्क्रिशन उसकी मर्जी है. चलो, discretion to make notification and alterations in an act while extending it and to the effect amendments or repeals in existing law is subject to the condition precedent that essential legislature functions cannot be delegated. वापस से पढ़ते हैं, कहाँ थे हम. ये वाला थोड़ा पैरा इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना. Discretion as to the formulation of legislative policy is prerogative and function the legislature and it cannot be delegated to the executive. मतलब discretion तो है लेकिन कुछ functions है जो legislature नहीं delegate कर सकते. Discretion to make notifications and alterations in the act while extending it to the effect amendments or repeals. मतलब क्या आप कुछ कटपिट कर रहे हो एक्ट में, कुछ रिपील कर रहे हो, कुछ अमेंड कर रहे हो, तो इट इज सब्जेक्ट मैटर टू द कंडीशन दैट एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन. मतलब ये जो चीज़ है ना, देखो मैं आपको बताती हूँ. चलो, अभी कोई लॉ है, लेट्स से जीएसटी को लेते हैं. जीएसटी में जो भी अमेंडमेंट्स आ रही है, जो भी रिपील हो रहा है, जो भी ओमिट हो रहा है, जो भी एडिशंस हो रही है, नाउ दीज थिंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू समवन एल्स अदर देन पार्लियामेंट. मतलब जो भी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है अदर देन दोस्त, आप उसको बेसिकली आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते हो. ये आपके एसेंशियल फंक्शंस में आता है, ठीक है. In order to avoid the dangers, the scope of delegation is strictly circumscribed by the legislature for providing adequate safeguard control. ठीक है, लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. So in India, the question of control on rule making powers has always, अच्छा यहाँ से मेरा फेवरेट चालू हो रहा है,
In India, the question of control on rule-making power has always engaged the attention of the parliament. Parliamentary control of delegated legislation is exercised. चलो यहाँ से मेरा favorite आ रहा है. So through parliamentary debate. Now I hope you have all seen parliamentary debate. If you have not seen तो news देख लो भाई. थ्रू पार्लियामेंट्री डिबेट, कैन आई जस्ट से, जब कोई लॉ बनता है तो पार्लियामेंट में डिबेट होता है उस लॉ को लेके. जीएसटी आया तो डिडंट यू सी कि राहुल और लाइक पप्पू और मोदी के बीच में क्या डिबेट हुई थी. सो थ्रू पार्लियामेंट्री डिबेट, तो पार्लियामेंट्री जब कोई लॉ बनाता है तो ये क्वेश्चंस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन क्या था वो देख लो. मोड्स ऑफ कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. मोड्स ऑफ कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि किसको ये पर्टिकुलर चीज़ डेलीगेट करनी है या नहीं. So through parliamentary debate, let's say on the provisions of a bill providing for delegation, during such debate, the issue of necessity of delegation and the contents of provisions providing for delegations can be taken up. The bills tabled in the parliament are generally accompanied with memoranda of delegated legislation in which full purpose and the effect of delegation of power to subordinate authority लिखा होता है. The point which may be covered by the rules and the particulars of the subordinate authorities or the person who are to be exercising the delegated power. तो कैन आई से वन थिंग कि जब आपको डेलीगेट करना है ना अपना पावर, जब आपको अपना पावर डेलीगेट करना है ना, तो वो डेलीगेट पावर को डेलीगेट जब आपको करना है तो उसमें दिक्कतें आती है कुछ. मतलब पार्लियामेंट में डिबेट होता है, तो डिबेट होता है, राइट, डिबेट होता है तो होता है, उसमें कुछ नहीं है, वो डिबेट भी अच्छे के लिए होता है. अभी सुनना मेरी बात. जो पार्लियामेंट में बिल पास होता है ना, द बिल्स टेबल्ड इन द पार्लियामेंट आर जनरली, मतलब जो बिल है ना, बिल के साथ साथ एक मेमोरेंडा होता है ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. मतलब ये कि ये रूल बना है ना, ये रूल जो है बना है, उसके बाद मेमोरेंडा ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि इसको रूल को जो भी है वो डेलीगेटरी अथॉरिटी कौन है, किसने काम किया है या कौन करने वाली है. तो फुल पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ पावर टू, मतलब कितने कितने पावर दिया था आपने. तो पप्पू खड़ा हो गया, पप्पू पार्लियामेंट में खड़ा हो गया तो पूछ रहे, बताइए बताइए मोदी जी, फुल पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ पावर टू सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज, आपने कितना पावर दिया था सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज को. मोदी जी बताइए आपने कितना पावर दिया था सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज को. द पॉइंट्स विच मे बी कवर्ड बाय द रूल्स, the points which may be covered by the rules, ठीक है, through parliamentary debate, the points which may be covered by the rules, the particulars of the subordinate authorities or the person who are to who are particular, मतलब कि आप particulars दे दो, मतलब आप जो बता रहे हो ना मोदी जी आप बता रहे हो ना कि आप ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए दे रहे हो, जरा हमें ये बताइए आप किसको दे रहे हो, आप उनका पर्टिकुलर्स तो बताइए कि कितने लोगों को आप दे रहे हैं. चलो फेवरेट, second favorite, by getting them scrutinized by parliamentary committee, so the rules and regulation, bylaws, etc. It is usually presided over a member of presided over by the member of the opposition. The committee इसको फिर से पढ़ते हैं, मेरा फेवरेट है ये. by getting them scrutinized by parliamentary committee. अच्छा, एक parliamentary committee होती है बेसिकली, आएगा आगे. सो बाय गेटिंग द, तो बेसिकली जब आपने कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना दिया, जो भी उसका डेलीगेटेड अथॉरिटी था, आप उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए लगाया, तो कौन करता है, पार्लियामेंट्री कमेटी करती है. जो भी रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, बायलॉज होता है उसका. So under the rule, procedure and conduct of business of the Lok Sabha, provisions has been made for a committee which is called Committee of Subordinate Legislation. It is usually presided over by a member. Can you just say that कि अगर कोई भी रूल बीजेपी लाती है तो पप्पू उसको अपोज करता है वो चीज़ को. सो द कमिटी एग्जामाइन करती है, क्या एग्जामाइन करते देखते हैं, ठीक. तो जो भी स्टैट्यूटरी रूल्स है, orders, bylaws, etc. है, made by any authority, making authority, and reports to the house whether the delegated power is, मतलब ये बोलने की कोशिश है जो delegated power है properly exercise हुई है या नहीं within the limit of the delegated authority, whether under the constitution of the act of parliament में है या नहीं, whether under the constitution or an act of parliament में है या नहीं है. मतलब आपने जो द स्टैट्यूटरी रूल्स ऑर्डर्स जो भी आपने बनाने के लिए दिया है, आप मुझे एक चीज़ बताइए
कि वो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो विद इन द लिमिट्स ऑफ द डेलीगेटेड अथॉरिटी कर रहा है या नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ है या नहीं. The subordinate legislation is in accordance. I hope it's clear right now. ठीक है. The subordinate legislation is in accordance with the general objects of the Constitution or the act pursuant to which it is made. Subordinate legislation जो है is in accordance with general objects of the Constitution. मतलब आपने जो legislation बना है, जो subordinate legislation बना हुआ है, that has to be general, at least in accordance with the general object. ठीक है. फिर थर्ड बोल रहा है it contains matter which should more properly with it contains matter which should more properly be dealt with an act of parliament. कि within act of parliament हो रहा है, कि मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो. it contains matter, तो contain कर रहा है matters जो कि dealt होना चाहिए within act of parliament. ठीक है. इट कंटेन्स इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स. ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसा ना, बेसिकली देखो वो अपोज क्या कर सकता है. तो लेट्स से इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो भी स्क्रूटिनाइज कर रही है पार्लियामेंट्री कमेटी में लेट्स से राहुल है, ठीक है, और द कमिटी एग्जामाइन, तो अभी राहुल खड़ा हो गया, ठीक है, मोदी के सामने राहुल खड़ा हो गया, फटाफट खड़ा हो गया, बोला मोदी जी जो भी स्टैट्यूटरी रूल्स ऑर्डर बायलॉज बने हैं, ठीक है, जो रूल्स बने हैं, अब हमको ये देखना है कि डेलीगेटेड पावर जो दिया है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज हुआ है या नहीं, लिमिट के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं, मोदी जी. तो पहला क्वेश्चन राहुल ने क्या खड़ा किया, राहुल ने पहला क्वेश्चन खड़ा किया कि बेसिकली जो भी रूल्स बनाए हैं, जो भी बायलॉज बनाए, जो भी ऑर्डर्स, लेट्स से ना इसका एग्जांपल लो ना, जीएसटी में जब भी रूल्स ऑर्डर्स बायलॉज बने थे, तो वो राहुल खड़ा हो गया, राहुल ने बोला कि भाई मेरे को देखने दो कि प्रॉपरली एक्सरसाइज है या नहीं, पावर जो है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं. सेकंड क्वेश्चन फिर से राहुल खड़ा हुआ, सेकंड क्वेश्चन पूछता है मोदी जी मुझे ये बताइए इन अकॉर्डेंस विद जनरल ऑब्जेक्ट्स है या नहीं, ये तो जनरल ऑब्जेक्ट के खिलाफ जा रहा है मुझे लग रहा है. मोदी जी खड़े बोले नहीं जनरल ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बनाया हुआ है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन में राहुल खड़ा हो गया फिर से अपना पोपट करने के लिए. इट कंटेन्स मैटर विच शुड मोर प्रॉपरली बी डेल्ट विद एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मतलब राहुल खड़ा हो गया एग्जामाइन करने के लिए, बोल रहा है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से बनाया है या नहीं. तो सबसे पहले डिड यू जस्ट सी वन थिंग, राहुल खड़ा हो बोला भाई कि पावर जो है डेलीगेटिव अथॉरिटी का वो लिमिट के बाहर तो नहीं गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो है ना, या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से तो है ना. क्या उसका लिमिट ऑफ द डेलीगेटेड अथॉरिटी, मुझे लगा शायद